स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 12th क्लास की एनसीईआरटी का ये चैप्टर है। जेनेटिक्स में बेसिकली दो चैप्टर, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो चैप्टर हैं जिसको हम पीओआई और एमबीआई के नाम से जानते हैं। इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमबीआई को, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जेनेटिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो फादर ऑफ द जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है। जब आप एनसीईआरटी से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर शुरू करते हैं तो आपको ये बताना है कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो कि कौन थे? हाँ, मेंडल। सही है। तो आपको ये बताना होगा कि जो मेंडल थे, मेंडल ने जेनेटिक मटेरियल को फैक्टर कहा था, जिससे कि वो कह रहे थे कि भाई कैरेक्टर का रेगुलेशन हो रहा है ना। एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो यही कहते हैं कि रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स कौन करवा रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग था कि रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स तो फैक्टर करवाता है। आप बताएंगे कि इन फ्यूचर इस फैक्टर को हमने बोलना शुरू किया जेनेटिक मटेरियल, और आज उस जेनेटिक मटेरियल को हम किस नाम से जानते हैं? डीएनए के नाम से। आप बताएंगे कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब आपको बताना है कि मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा था, जो कह रहे थे कि रेगुलेशन ऑफ द कैरेक्टर्स कर रहा है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो वास्तव में था कौन? जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। ये बात आज हम जानते हैं। आज हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है सेल्स का, वो कौन है? डीएनए है। आपको ये समझना होगा कि जब हम सेल के अंदर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो एनसीईआरटी शुरुआत में ही पहले पैराग्राफ के बाद सबसे पहले आपके लिए बताती है कि भाई जब हम सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड आपके पास दो टाइप के हैं। इसमें से एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। इसे हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसे हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको समझना होगा कि न्यूक्लिक एसिड जो है, वास्तव में एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होता है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का। तो आपको बताना है कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में बायोमोलिक्यूल्स के अंदर भी एनसीईआरटी ने हमें लिख के दिया हुआ है। डीएनए और आरएनए के बारे में ये आपको समझना होगा कि एनसीईआरटी ने हमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो कि 11th क्लास के अंदर है, वहां पर भी इसके बारे में लिख के दिया है कि भाई जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर है। पॉलीमर है तो आप बताएंगे कि ये मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं। आपको बताना होगा कि मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स कौन होते हैं। आप बताएंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं वो आगे धीरे धीरे मैं आपको समझाने वाला हूं। आप बताना कि जो डीएनए है, इस डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो आपको डीएनए एक तो बताना है यूकैरियोटिक डीएनए। ये सेल्स के बारे में है। दो टाइप की सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। आप बताइए कि जो डीएनए यूकैरियोटिक है वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड और लीनियर डीएनए होता है। ऐसे लीनियर का मतलब है लाइन की फॉर्म में, जैसे कि हम रेखीय बोलते हैं इसको। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो आपको बताना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक होता है डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होने का मतलब है कि ये ऐसा डीएनए होता है यूं गोल। मतलब आप देखो, लीनियर डीएनए में एंड फ्री होते हैं, लेकिन सर्कुलर डीएनए में कोई एंड फ्री नहीं होता। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा कि जो डबल स्टैंडर्ड, ये जो लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक है, ये आपको मिलेगा इन न्यूक्लियस, और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल,
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब जो लीनियर डीएनए होता है ना, ये केवल यूकैरियोट्स में दिखता है आपको, प्रोकैरियोट्स में लीनियर डीएनए नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जो सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको कि हम प्रोकैरियोटिक डीएनए के नाम से जानते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको बताना होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, उनके अंदर भी आपको ये डीएनए देखने को मिल जाता है, ये ध्यान रखेगा आप। बात करें हम आरएनए की, तो आप बताइए कि जो आरएनए है वो भी एक न्यूक्लिक एसिड है अलोंग विद द डीएनए। आप बताइए कि जो आरएनए है, एक तो आपको बताना है कि मोर स्कैटर्ड फॉर्म है। मोर स्कैटर्ड फॉर्म का मतलब है कि फैला हुआ रहता है सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में जगह जगह आपको मिल जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि समटाइम इट वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, हम बताएं कि जैसे वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कौन कौन से आरएनए वायरसेस हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, या लिविंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर भी आपको ये दिया गया है कि जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। जनरली जेनेटिक मटेरियल हमेशा आपको याद करना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द लिविंग्स में या बायोलॉजी में जब भी जेनेटिक मटेरियल की टर्म आएगी तो हमारे दिमाग में डीएनए ही आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसा ही होता है कि हमारे दिमाग में डीएनए ही आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन आपको समझना होगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको कि हम आरएनए कह रहे हैं, ये भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स का काम कर लेता है। इसके अलावा आप बताएंगे कि जो आरएनए है, एनसीईआरटी कह रही है कि आरएनए के कुछ डीएनए के साथ मिलकर काम होते हैं। जैसे कि हम कहें कि जो आरएनए है वो आरएनए एक मैसेंजर हो सकता है, जैसे कि आप एग्जांपल देंगे इसमें एमआरएनए का। आप बताइए मैसेंजर होने के साथ साथ ये ट्रांसलेटर का काम भी कर सकता है, जैसे कि आप बताएंगे टीआरएनए के बारे में। और आप बताइए कि ये एंजाइमेटिक कंटेंट का काम भी कर सकता है, मतलब ये मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स का काम भी कर सकता है। और ऐसे एंजाइम्स जो कि आरएनए के बने होते हैं उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स के बारे में एनसीईआरटी ने बेसिकली जो शब्द यूज किया वो यूज किया कैटालाइज, या कैटालिस्ट बोलो आप इसे, है ना, कि भाई कैटालिस्ट है जो रिएक्शंस को क्या करता है, कैटालाइज करता है। कैटालिस्ट मतलब एंजाइम का काम कर लेता है। हालांकि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली राइबोजाइम जो होते हैं बच्चे, वो किसके हैं, तो हम कहते हैं कि एक्सेप्शनली जो राइबोजाइम होते हैं वो किसके हैं, आरएनए से बने हुए हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस चैप्टर में हम इसी डीएनए से, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे इसी टॉपिक को, तो एनसीईआरटी आपको बताती है कि भाई डीएनए से रिलेटेड कुछ पोर्शन और भी है, जैसे कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है, और डीएनए से आरएनए के बनने को बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। फिर बताइए कि ये आरएनए आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी कुछ केसेस में आरएनए से डीएनए बन जाता है, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में आप इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। आपने कहा है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। तो आप बताइए इस चैप्टर में हम डीएनए से डीएनए का बनना पढ़ेंगे, जिसे कि हम डीएनए रेप्लिकेशन कहेंगे। इस चैप्टर में हम डीएनए से आरएनए बनना पढ़ेंगे,
इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। इस चैप्टर में हम आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता हुआ पढ़ेंगे, जिसे कि हम ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन नाम दे रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी कहती है कि इन सम केसेस आरएनए से डीएनए बन जाता है, और आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम सीडीएनए का नाम देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे होता है वो डिटेल करवाऊंगा आपको आगे। तो एनसीईआरटी ने इसका नाम नहीं बताया, लेकिन एनसीईआरटी ये पूछ रही है कि इसे आप क्या कह सकते हैं। आप बताइए, अगर डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो यहां आरएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब ठीक अपोजिट हो रहा है, तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम दे सकते हैं। और जब ये सारा हम पढ़ लेंगे, जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे कि भाई आपने डीएनए की स्ट्रक्चर, फिर डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से डीएनए बनना, ये सब बातें जब आप कर लेंगे तो फिर आप बताएंगे कि एनसीईआरटी कह रही है कि आप फिर ह्यूमन जेनेटिक्स की तरफ आएंगे। और ह्यूमन जेनेटिक्स में एनसीईआरटी कह रही है कि पिछले 10 सालों के अंदर जितना भी लेटेस्ट वर्क हुआ है ना, डिकेड का नाम लिखा एनसीईआरटी ने, उसके बारे में हम डिटेल कर लेंगे। इसमें कुछ अलग अलग हमारे पास पोर्शंस होंगे, जैसे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि ह्यूमन का जो जीनोम है उसमें टोटल कितने जीन है, कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे कैरेक्टर्स रेगुलेट होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लेंगे, है ना। तो ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन भी इससे आते हैं, तो इसी को हमें शुरू करना है। देखिए, तो आप बताएं कि जब हम इस चैप्टर की सीक्वेंस में यूं चलेंगे तो सबसे पहले हमें जो डिटेल करनी है वो डिटेल किसकी करनी है, डीएनए की। आप बताइए कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होने की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। सही है। साथ ही साथ आपको बताना है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, तो आपको बताना है कि न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म फ्रॉम, बताएंगे नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन बेस है, पेंटोज शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे। न्यूक्लियोसाइड बनते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर से। और अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड्स में जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोसाइड्स में जुड़ जाता है कौन, तो हम बताते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो इससे बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब पहले हम किसको पढ़ेंगे, एग्जैक्टली पहले हम नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को पढ़ेंगे, फिर हम नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से किसको बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड को, और फिर हम किसको बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड को। तो आपको बताना है कि जो डीएनए है वो पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका मतलब यहां से एक बात और अच्छी बता सकते हो आप कि लेंथ ऑफ डीएनए मींस न्यूक्लिक एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आपसे पूछें कि भाई एक जेनेटिक मटेरियल में 50 न्यूक्लियोटाइड हैं और एक जेनेटिक मटेरियल में 100 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो दोनों में से लेंथ ज्यादा किसकी है, तो हम कहते हैं 100 न्यूक्लियोटाइड वाले की लेंथ ज्यादा होगी। तो आप बताइए कि यहां हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में, तो हम बताते हैं कि हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो बातें मैं यहां पर बताऊंगा, इसमें से कुछ बातें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ने को मिल जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा
कि अभी हम यहां पर सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन बेसिस को, जिसके बारे में ने बायोमोलिक्यूल्स में भी लिखा है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। आप बताइए कि जब हम न्यूक्लिक एसिड्स में बात करते हैं तो हम बताते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स। वन हम बताते हैं पिरिमिडीन्स, और दूसरे जो होते हैं उनको हम बताते हैं प्यूरीन्स। ठीक है, आप बताइए कि पिरिमिडीन्स हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको बताना होगा कि इसमें हेटेरोसाइक्लिक जो रिंग स्ट्रक्चर है वो एक ही है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होने का जो मतलब है यहां पर, उसका मतलब है कि जैसे आपने बेंजीन रिंग पढ़ी है ना भाई, जैसे मैं बताऊं आपको कि भाई ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि टोटल आपको रिंग स्ट्रक्चर में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, पूरी रिंग में सारे के सारे कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे होमोसाइक्लिक रिंग। लेकिन आपको समझना होगा कि जब हम नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ना, वो कैसी स्ट्रक्चर है? तो आप बताइए, उसमें दो जगह पे जो पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होती है उसमें दो जगह पे क्या आ जाता है? नाइट्रोजन आ जाता है। तो ये हो गया यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, इसका मतलब 4 कार्बन है इसके अंदर। 4 तो क्या है? कार्बन, और 2 क्या है? नाइट्रोजन। इसलिए इसको क्या बोला है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोला है कि 4 कार्बन है और 2 इसमें क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। अगर इस रिंग में देखेंगे आप, होमोसाइक्लिक होने का मतलब था कि सारे ही कार्बन होते। ठीक है, अब आप बताइए, इसमें जब हम पिरिमिडीन्स की बात करेंगे तो पिरिमिडीन्स में 3 हमारे पास टाइप हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम बताते हैं साइटोसिन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ते हैं यूरेसिल, और फिर एक हम तीसरा पढ़ते हैं थाइमीन। ठीक है, तो जैसे हम सबसे पहले साइटोसिन की बात कर ले, हम कहें कि जो साइटोसिन है ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसको हमने नाम दे दिया कि भाई ये साइटोसिन। लेकिन अगर सेम स्ट्रक्चर हम यूरेसिल के बारे में बनाएं तो बोलो वो भी वैसा ही बनेगा। और आपको मैं बताऊं कि इनको पिरिमिडीन्स कहने का रीजन है इनके रिंग स्ट्रक्चर। आप बताइए, इनकी जो ये रिंग स्ट्रक्चर होती है, रिंग स्ट्रक्चर का नाम ही पिरिमिडीन होता है, पिरिमिडीन रिंग होता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना रिंग, इस रिंग का नाम ही क्या है? हाँ, पिरिमिडीन रिंग। तो इसका मतलब पिरिमिडीन रिंग, पिरिमिडीन रिंग, पिरिमिडीन रिंग, वो तो रिंग तो सेम ही सेम रहनी है सबके अंदर ही। रिंग तो सब में क्या रहनी है? सेम, यही पिरिमिडीन रिंग। और वही बात कि 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, सेम टू सेम। थाइमीन की बात करो, अब आप बताओ कि ये जो स्ट्रक्चर है ये यूरेसिल है। यूरेसिल जो होता है वो होता है आरएनए में। आप यहां एक बात क्लियर कर लो, एक बात क्लियर कर लो, लिख के बताता हूं कि भाई वो बात ये है कि साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है, यूरेसिल आरएनए में, और यूरेसिल की जगह डीएनए में कौन है? थाइमीन है। स्ट्रक्चर यूरेसिल और थाइमीन की सेम है, बस ये याद रखना है कि जो थाइमीन है वो यूरेसिल में ही मॉडिफिकेशन से बना है। अगर आपसे कभी ये पूछ लें कि इवोल्यूशन के दौरान अर्थ पर या बायोस्फीयर में या लिविंग सिस्टम में पहले कौन सा नाइट्रोजन बेस आया, और इन दोनों में से आपको किसी को चूज करना है, तो यूरेसिल को आप पहले बताएंगे क्योंकि ये आरएनए में है, आरएनए पहले डेवलप हुआ था और उसके बाद डीएनए आया था उसको स्टेबिलिटी देने के लिए थाइमीन, वो मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। और आप बताइए कि यहां यूरेसिल और थाइमीन की स्ट्रक्चर में फर्क केवल इतना सा ही है कि जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, है ना, आप बताएंगे ये जो है ना, यहां पर आपको एक मिथाइल ग्रुप मिलता है, इसलिए थाइमीन को हम 5 मिथाइल यूरेसिल का नाम भी देते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जो प्यूरीन्स होते हैं उसमें दो मिलती है, एक तो एज इट इज ऐसी मिलेगी मिलेगी 6 वाली, ये वाली रिंग, इस रिंग को तो हम नाम क्या देते हैं? एग्जैक्टली पिरिमिडीन रिंग, ये सामने ही है आपके। लेकिन इस पिरिमिडीन रिंग के साथ एक एडिशनल रिंग आपको और मिलती है जिसको कि आप इमिडाजोल रिंग कहते हैं। तो आप बताइए कि भाई ये रिंग जो है वो कौन सी है?
पिरिमिडीन रिंग, और ये कौन सी है, इमिडाजोल रिंग। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही बात है, पिरिमिडीन अगर रिंग है तो यहां पर भी नाइट्रोजन और यहां पर भी नाइट्रोजन, वो तो सेम ही मिलने हैं आपको। अब प्यूरिन्स में आपको दो टाइप याद करने हैं, एक टाइप याद करना है एडेनिन और दूसरा आपको नाम याद करना है ग्वानिन। इन शॉर्ट इसे ए, इन शॉर्ट इसे डी, इन शॉर्ट इसे सी, इन शॉर्ट इसे यू और इन शॉर्ट इसे टी लिखा जाता है। थाइमीन के बारे में टी लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब यहां आपको समझना है कि रिंग तो वही है, सेम टू सेम ही है ना। तो जैसे ये पिरिमिडीन रिंग हो गई, ये इमिडाजोल रिंग हो गई, यहां आपको NH2 मिलेगा और यहां आपको नाइट्रोजन मिलेंगे, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। अब आप बताओ कि जो पिरिमिडीन रिंग है वो तो सेम रहेगी, 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। लेकिन अगर इमिडाजोल रिंग की बात करोगे तो इसमें मेंबर 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। ये दो मेंबर पिरिमिडीन रिंग के भी हैं, इमिडाजोल रिंग के भी हैं, मतलब ये वाला मेंबर और ये वाला जो कार्बन मेंबर है ये दोनों में शेयर होता है। तो इमिडाजोल की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखिए। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हम बात करते हैं कि भाई ये बात हो रही है एडेनिन के बारे में। किसके बारे में, एडेनिन के बारे में, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे मैंने यहां NH रखा था ना, ये आप बताइए रिंग का फर्स्ट मेंबर है, यहां पर भी NH रखिए और ये बताइए कि रिंग का नाइन्थ मेंबर है, नाइन्थ मेंबर है। ये फर्स्ट मेंबर और ये नाइन्थ मेंबर आपको रिंग्स के याद रखने हैं, ये ध्यान रखना आप। रीजन क्या है कि अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले ही इसी लेक्चर के अंदर पढ़ा कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो पेंटोज शुगर के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड नाम की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको बताना है कि जो शुगर होती है वो पिरिमिडीन में तो जुड़ती है कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर के मेंबर पर, और जब हम प्यूरिन्स की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि वहां ये जुड़ते हैं कौन से नंबर पर, तो हम बताते हैं 9th नंबर मेंबर पर वहां पर जुड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो बताएंगे हम ग्वानिन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ग्वानिन के बारे में बात करेंगे तो यहां एक अच्छी बात और बताऊंगा मैं आपको। बच्चे को क्या है कि लेक्चर देख के लगता है कि यार सारी रिंग्स याद करनी है क्या, ये इतनी रिंग तो मुझे याद होंगी ही नहीं, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा यहां पर कि आपको क्या याद करना है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, ग्वानिन की। और आपको जो सबसे ज्यादा दो स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर तो याद होनी चाहिए एडेनिन की और एक स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए यूरेसिल की, ये ध्यान रखना ना बस। आपको स्ट्रक्चर केवल दो ही याद करनी है, एक एडेनिन की स्ट्रक्चर याद करनी है और दूसरी यूरेसिल की याद करनी है। बच्चा पूछता है ऐसा क्यों, तो आप बताइए कि बायोमोलिक्यूल्स में जब इन नाइट्रोजन बेसिस के हमें डायग्राम दिए गए हैं, है ना, 145 नंबर पेज था पुरानी एनसीईआरटी में, तो उन डायग्राम्स में केवल दो ही डायग्राम हमारे पास हमें दिए गए हैं। एक डायग्राम तो हमें दिया गया है किसका, एडेनिन का, और दूसरा किसका, यूरेसिल का। बाकी केवल आपकी जानकारी के लिए है, आपको याद केवल इन दो को ही रखना है, एक एडेनिन को और दूसरा यूरेसिल को। ये स्ट्रक्चर तो आपको 100% आनी ही चाहिए। कभी भी मैं कह दूं कि यूरेसिल को ड्रॉ करके बताओ तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कहां पर लिखे गए हैं, एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप बताना, मैंने अभी भी आपको ये बात बोली है कि पिरिमिडीन्स फॉर्म बॉन्ड विद शुगर्स बाय फर्स्ट मेंबर, है ना। अभी अभी बात हुई है आपने कि पिरिमिडीन तो फर्स्ट मेंबर से शुगर से जुड़ते हैं, यहां पर आकर शुगर जुड़ेगी। और जब हम बात करते हैं प्यूरिन्स के बारे में, तो प्यूरिन्स फॉर्म बॉन्ड विद शुगर बाय 9th मेंबर। ये जो 9th नंबर का मेंबर है ये यहां पर प्यूरिन्स जो है उनके साथ इस जगह पे आके शुगर जुड़ने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब अगर आपसे मैं पूछ लूं कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, तो आप बताइए कि जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए में आपको कौन कौन मिलेगा, एडेनिन ग्वानिन डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं, साइटोसिन डीएनए आरएनए दोनों में होता है,
लेकिन डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, उसकी जगह पे कौन है, थाइमीन। लेकिन जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, लेकिन यहां थाइमीन और यूरेसिल का ही डिफरेंस रहता है। थाइमीन और यूरेसिल का ही डिफरेंस रहता है। आप बताइए कि भाई एटमॉस्फेयर में सबसे पहले डेवलप हुआ यूरेसिल, आरएनए डेवलप हुआ था, लेकिन यूरेसिल जो है वो स्ट्रक्चरली उतना स्टेबल नहीं था जितना कि थाइमीन है। इसका ये कार्बन यहां फ्री था, तो ये किसी से भी रिएक्शन कर सकता था। तो आपसे अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि डीएनए और आरएनए में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, तो आप बताइए कि डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। उसका रीजन क्या है कि उसके रीजन मल्टीपल हैं, लेकिन एक रीजन अभी आपको पता चल ही गया है कि इसमें जो यूरेसिल है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू थाइमीन। तो थाइमीन की प्रेजेंस से भी डीएनए में स्टेबिलिटी आती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो थाइमीन है उसकी वजह से भी डीएनए में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो डीएनए के स्टेबल होने के रीजन तो मल्टीपल है, लेकिन एक रीजन हम यहां पर ये बता चुके हैं, और भी आगे धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नाइट्रोजन बेस के बाद हमें नंबर 2 पे जो याद करना है वो याद करना है पेंटोज शुगर को। नाइट्रोजन बेस के बाद जो हमें नंबर 2 पे याद करना है वो हम याद करेंगे यहां पर पेंटोज शुगर के बारे में। ठीक है, देखिए पेंटोज शुगर मींस नाम से क्लियर है, बोलो 5 कार्बन की शुगर है। नंबर 2 पे हमारा टॉपिक आ रहा है, नाइट्रोजन बेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हम पढ़ रहे हैं यहां पर पेंटोज शुगर। अब आप बताइए कि पेंटोज शुगर जो है उसमें एक शुगर तो हमें याद करनी है राइबोज, और एक हमें याद करनी है डीऑक्सी राइबोज। आप बताइए राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सी राइबोज इन डीएनए। ठीक है, डीएनए में शुगर कौन सी है, तो डीऑक्सी राइबोज है। आरएनए में शुगर कौन सी है, तो राइबोज है। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लो कि ये एक पेंटोज शुगर है 5 कार्बन की। 5 कार्बन की शुगर में अगर आप देखेंगे तो इसकी रिंग भी यहां पर 5 कार्बन की रिंग नहीं है, 4 कार्बन की रिंग है, एक इसमें ऑक्सीजन है। इसका मतलब 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। इस स्ट्रक्चर को फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये आपको केमिस्ट्री में सुनने को मिलेगी नाम जो मैं बोल रहा हूं, फ्यूरेनोज फॉर्म। फ्यूरेनोज फॉर्म मतलब 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। बच्चा कहता है अभी आपने कहा कि पेंटोज शुगर, शुगर विद 5 कार्बन है। बिल्कुल है। तो आप बताइए कि जैसे पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ऐसे ही है। फर्स्ट कार्बन पे जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि फर्स्ट कार्बन पर H है, OH है। सेकंड कार्बन पर हम बताएंगे कि भाई H है, OH है। थर्ड कार्बन पर H है, OH है। और फोर्थ कार्बन पर H है और CH2OH है। कार्बन कितने हुए, 5। लेकिन आप बताइए कि 4 कार्बन रिंग में है और 5वां कार्बन जो है वो यहां पर बाहर है। 5वां कार्बन यहां पर बाहर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सही है। अब दूसरी चीज, अब ये आप समझ लो कि भाई OH सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे OH हाईली रिएक्टिव होता है। बोलो ऐसे, OH हाईली रिएक्टिव होता है। देखिए जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा हम फास्ट ही कवर कर लेंगे, क्योंकि डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर तो बच्चा जो है वो अच्छे से कर लेता है। और एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी गई हैं, जितनी मैं बोल रहा हूं तो उसको आप सुनिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी से बाहर की बात नहीं कर रहा, जो बाहर की मैंने कही है वो मैंने आपको साथ में बता भी दी है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, ये भी फ्यूरेनस फॉर्म ही है। इसमें फर्स्ट कार्बन HOH, सेकंड कार्बन HH, थर्ड कार्बन HOH, फोर्थ कार्बन HCH2OH। अब यहां ध्यान दो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन रिंग से बाहर है। तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन राइबोज में। ऐसे आप बताओ, इसमें भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहां सेकंड नंबर कार्बन पर, तो सेकंड नंबर कार्बन पर O क्या है, एब्सेंट है। और बायोलॉजी में अगर किसी भी आप चीज को बाहर निकालते हैं, जैसे आपने
CO2 को बाहर निकाला तो आपने डी कार्बोक्सिलेशन कहा, आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाला तो डी हाइड्रोजनेशन कहा। ऐसे अगर आप ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं तो बोलो आप इसे डीऑक्सी बोल रहे हैं। तो बोलो शुगर तो ये भी राइबोज ही है, लेकिन इसमें से सेकेंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है। तो बाहर निकालने के लिए शब्द लगा डी और इसके साथ हो गया ऑक्सी, किसको बाहर निकाला, ऑक्सीजन को। तो आप बताइए OH हाईली रिएक्टिव है? हम कहते हैं बिल्कुल है, बिल्कुल है। OH जो है वो कैसा है, रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक है। अब आप बताइए कि फर्स्ट कार्बन पे OH है, रिएक्टिव है, बिल्कुल है। थर्ड कार्बन पे OH है, रिएक्टिव है। फिफ्थ कार्बन पे OH है, रिएक्टिव है। लेकिन यहां सेकंड कार्बन पे OH है, यहां सेकंड कार्बन पे OH नहीं है। इसका मतलब एक रिएक्टिव, दो रिएक्टिव, तीन रिएक्टिव, चार रिएक्टिव ग्रुप, लेकिन इसके पास एक रिएक्टिव, दो रिएक्टिव और तीन रिएक्टिव ग्रुप। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितनी जगह पे रिएक्शन कर सकता है, हम बताते हैं तीन। ये कितनी जगह पे रिएक्शन कर सकता है, हम कहते हैं तीन। लेकिन ये चार जगह पे, तीन बोल दिया था मैंने, चार जगह पे, एक, दो, तीन और ये चार, और ये एक, दो, तीन। तो आप बताइए कि भाई ये शुगर लेस स्टेबल और ये शुगर मोर स्टेबल। अब बच्चे के दिमाग में एक बात और आती है, वो कहता है कि सर एक बात बताओ, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, तो आप इसको मोर स्टेबल क्यों बोल रहे हो? तो मैं आपको बताता हूं। ये जो फर्स्ट कार्बन का OH होता है ना बेटा, इसके साथ तो जुड़ जाता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। थर्ड कार्बन का जो OH होता है ना, उसके साथ जुड़ता है फॉस्फेट। फिफ्थ कार्बन के OH के साथ भी जुड़ जाता है कौन, फॉस्फेट। तो ये OH जो है ना वो फ्री रह जाता है, किसमें, हम बताएंगे RNA में। इसलिए RNA इसकी वजह से रिएक्टिव है। अब DNA के बारे में सोच के देखो, फर्स्ट कार्बन का OH तो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन बेस के साथ, थर्ड कार्बन का OH जुड़ जाएगा फॉस्फेट के साथ, फिफ्थ कार्बन का OH भी जुड़ जाएगा फॉस्फेट के साथ। तो तीन OH थे, तीन जगह पे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बॉन्डिंग हो गई, तो फ्री OH तो बचा ही नहीं ना। लेकिन यहां चार OH थे, तीन जगह पे तो बॉन्डिंग होगी, एक OH फ्री रह गया, और इसी की वजह से ये क्या हो गया, रिएक्टिव। तो पहला कारण तो हमने बताया डीएनए मोर स्टेबल होने का, कि उसमें थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। और दूसरा कारण हम मोर स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए बता रहे हैं कि इसमें राइबोज की जगह पे कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर की प्रेजेंस भी डीएनए को मोर स्टेबल बनाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मोर स्टेबल बनाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम तीसरी स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं। तो पेंटोज शुगर के बाद हम बताते हैं कि तीसरे नंबर पे जो हमें यहां मिलेगा वो हमें न्यूक्लिक एसिड में मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप। आप बताना कि ये फॉस्फेट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड होता है, जिसे कि हम H3PO4 लिखते हैं। आप बताइए कि जैसे P की हम बात करें यहां पर, तो OH, OH, OH और डबल बॉन्ड O। तो तीन हाइड्रोजन और चार ऑक्सीजन और एक यहां पर क्या हो गया, फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, 5 वैलेंसी यहां पर पूरी, यहां पर हमने क्या कर दी है, बैलेंस कर दी है। और आपको बताना है कि इसमें ये OH है जो इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो आप बताइए न्यूक्लिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस नेचर का होता है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है। और न्यूक्लिक एसिड के एसिडिक होने का रीजन है उसमें प्रेजेंट फॉस्फेट, उसमें प्रेजेंट फॉस्फेट उसे क्या बनाता है, तो हम बताते हैं कि वो उसे क्या बना देता है, एसिडिक नेचर का बना देता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप बताओ कि हमने नाइट्रोजन बेस पढ़ लिए, पहले पिरिमिडीन्स पढ़े तीन, जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन की बात करी। फिर हमने पढ़ा किसको, हाँ प्यूरिन्स को, एडेनिन और ग्वानिन। फिर हमने बात करी किसके बारे में, पेंटोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में। और फिर उसके बाद हम आए फॉस्फेट ग्रुप की तरफ। अब आप बताइए कि जब इन तीनों की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं उसके बारे में। तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम
एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन तरफ चलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए पहले हमें न्यूक्लियोसाइड को बनाना होगा, और न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के लिए, किसके फॉर्मेशन के लिए, न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के लिए हमें नाइट्रोजन बेस जो होता है, उस नाइट्रोजन बेस के साथ रिएक्शन करवाना होता है, किसको, पेंटोज शुगर को, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं न्यूक्लियोसाइड की। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए प्लीज जल्दी से कि मैंने ये जो शुगर बनाई है HOH HH HOH और HCS2OH, ये शुगर राइबोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है? तो बच्चा कहता है कि ये शुगर डीऑक्सीराइबोज है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर यहां OH ना होकर H है। और दूसरी तरफ आपको बताना है कि इसके साथ यहां पर जुड़ेगा कौन, तो हम कहते हैं कि इसके साथ यहां जुड़ जाएगा एक नाइट्रोजन बेस। जैसे मैंने यहां एक नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन को लिया है, ये पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस अपने फर्स्ट कार्बन से इस शुगर के साथ जुड़ेगा, अपने फर्स्ट कार्बन के साथ इस शुगर के साथ जुड़ेगा, तो आप बताएंगे यहां बन जाएगा 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 1,1 इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट मेंबर, इसका फर्स्ट कार्बन, तो 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा आप। और इस बॉन्ड के बनते टाइम यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है, तो बॉन्ड बनते टाइम आप बताएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाँ, H और OH निकल गया है, यहां से H और OH, इधर से H निकल गया, NH था, इधर से OH, अच्छा O बना दिया कि मैंने, नहीं, इधर से OH निकल गया, इधर से H निकल गया, इधर से H निकल गया, तो ये बन गया बच्चे 1,1, इसका कार्बन, इसका नाइट्रोजन, तो ये हो गया 1,1N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, माइनस हो गया यहां से वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनते टाइम। ये एक न्यूक्लियोसाइड है। ऐसे आप बताइए कि यहां पर, जैसे मैंने एक नाइट्रोजन बेस यहां पिरिमिडीन बनाया, मान लो ये साइटोसिन है, फिर यहां कौन जुड़ सकता है साइटोसिन के अलावा, एडेनिन, और कौन जुड़ सकता है, ग्वानिन, और कौन जुड़ सकता है, थाइमीन। तो इसका मतलब यहां 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। शुगर वही है, लेकिन इस शुगर के साथ अलग अलग आप क्या जोड़ दो, नाइट्रोजन बेस, तो 4 टाइप के क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड्स। तो आपको बताना है 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर प्रेजेंट इन डीएनए या फिर आरएनए। बस आरएनए के अंदर आपको बताना है कि शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी और थाइमीन की जगह वहां यूरेसिल हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब बात करें हम न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, सही है। तो अब ये न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट को जोड़ते हैं, तो आप वही बताएंगे कि भाई हमारे पास ये तो शुगर है, वही HOH HH HOH HCS2OH, यही है। इधर हमने इसके साथ रख लिया था यहां पर इसको, पिरिमिडीन को, और वो पिरिमिडीन जो मैंने रखा था, जैसे मैंने कहा था, मैं आपको साइटोसिन बता रहा हूं, तो यहां बताएंगे H और OH जो है वो यहां से हट जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन इस न्यूक्लियोसाइड में अगर इसके 5th कार्बन पर यहां मैं OH को निकाल दूं और इसके साथ में यहां पर फॉस्फेट को जोड़ दूं, किसको निकाल दूं, हाँ, और इसके साथ किसको जोड़ दूं, फॉस्फेट को जोड़ दूं, तो ये बनने वाली पूरी स्ट्रक्चर यहां पर क्या होगी, तो हम बताएंगे कि बनने वाली पूरी स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोटाइड। और आप बताइए, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, 2 लाइनें अलग अलग बता रहा हूं। इन न्यूक्लिक एसिड 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट या फाउंड। कितने टाइप के, हम कहते हैं 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे, वो नाइट्रोजन बेस की वजह से। अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है तो साइटोसिन वाला, एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला और थाइमीन वाला, और अगर आरएनए है तो साइटोसिन वाला, एडेनिन वाला, ग्वानिन वाला और यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। लेकिन आपको बताना है
कि इन न्यूक्लिक एसिड n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। देखो दोनों में फर्क क्या है, बोलो 4 ही टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं लेकिन होते बहुत सारे हैं, रिपीट हो जाएंगे ना 100 बार, 200 बार, 500 बार, 700 बार। बोलो होते न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं? एग्जैक्टली न्यूक्लियोटाइड होते 4 ही टाइप के हैं, चाहे वो डीएनए हो और चाहे वो आरएनए हो, होते तो बोलो वो 4 ही टाइप के हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इन 4 टाइप्स के नंबर बहुत सारे होते हैं। इसलिए हमने कहा है कि जो डीएनए है या आरएनए है वो एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अब आप बताएंगे भाई ये न्यूक्लियोसाइड, उस इसमें फॉस्फेट जुड़ा तो ये न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इससे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, कैसे न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊंगा कि ये डीएनए में कैसे होती है। तो चलिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में बात करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि चलिए पहले हम बनाएंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आप बताएं कि भाई जैसे हमारे पास ये एक शुगर थी, सही है, हमारे पास ये एक दूसरी शुगर थी, क्योंकि मुझे न्यूक्लियोटाइड मल्टीपल नंबर में बनाने हैं ना, और ये हमारे पास एक तीसरी शुगर थी, ठीक है। वही बात इसमें हम बताएंगे कि भाई लिखूं मैं एच ओ एच 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 सी एच टू ओ एच, इधर हम बताएं एच ओ एच एच एच, तो बच्चा देख के समझ जाता है कि ये तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर सर ने बनाई है। इधर भी एच ओ एच 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 ओ एच एच सी एच टू ओ एच, सही है। अब इसमें आप बताइए कि इसका जो फर्स्ट कार्बन है, यहां से अगर मैं इसे हटा दूं ओ एच को, तो इसके फर्स्ट कार्बन पर हम नाइट्रोजन बेस को जोड़ेंगे। जैसे यहां मैंने जोड़ा है, मान लीजिए पिरिमिडीन को, और यहां मैंने जोड़ा है मान लीजिए कि प्यूरिन को, ठीक है। पिरिमिडीन में सिंगल रिंग, प्यूरिन में डबल रिंग, ऐसे ही है। और फिर से हमने यहां मान लेते हैं जोड़ दिया है किसको, हाँ प्यूरिन को। तो आप बताइए कि ये न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड, 3 न्यूक्लियोसाइड हो गए हमारे पास अलग अलग। मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझा रहा हूं कैसे बनती है। अब आप बताइए कि इसका जो CH2OH था, इसको OH को आप निकालिए बाहर, और इस OH को निकालकर यहां पर जोड़िए फॉस्फेट, यहां पर जोड़िए फॉस्फेट, और इस कार्बन के साथ जोड़िए फॉस्फेट, ठीक है। तो कितने न्यूक्लियोटाइड अपने पास बन गए? तो आप बताइए, यहां पर आपने 3, 1 2 और 3 न्यूक्लियोटाइड यहां पर बना दिए हैं अलग अलग। अब आपको यह समझना है कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, अगर इस चेन को आप बनाना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स भी आपस में जुड़े। तो बताइए, एक न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर का थर्ड कार्बन का OH होता है, वो यहां से हटेगा और इस फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा। इधर ये OH भी यहां से हटेगा थर्ड कार्बन का और यहां पर जुड़ेगा। मतलब यहां पर शुगर देखो, फर्स्ट, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, ऐसे 5 कार्बन है ना। फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया नाइट्रोजन बेस, सेकंड कार्बन से कोई नहीं जुड़ता, इसलिए यहां डीएनए को स्टेबिलिटी देने के लिए ऑक्सीजन निकाल दिया गया। आरएनए में ऐसा नहीं था। थर्ड कार्बन के साथ जुड़ता है फॉस्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, ध्यान रखना, फॉस्फेट किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है ना। और फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ता है फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो आपको बताना है कि अगर यहां एक फॉस्फेट की हम बात करें, एक फॉस्फेट की अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉस्फेट है, सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि बनने वाला बॉन्ड जो होता है बेटा, वो ईस्टर बॉन्ड होता है।
क्या होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। अब आप बताइए इस फॉस्फेट ने कितने ईस्टर बॉन्ड बनाए? तो बच्चा कहता है इस फॉस्फेट ने शुगर के साथ 2 ईस्टर बॉन्ड बनाए। एक तो इसने अपने न्यूक्लियोटाइड के शुगर के 5th कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाया, और दूसरा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाया। इसलिए आप बताइए कि ये 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है, और इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। यहां फॉस्फोडाई, डाई लगाने का रीजन क्या था? एक फॉस्फेट 2 ईस्टर बॉन्ड बनाता है सेम टाइम पे, एक तो अपने ही न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ और दूसरा एक नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ। तो इसको नाम दे रहे हैं फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। ये ध्यान रखिएगा आप, ये क्लियर है आपको? दूसरी चीज यहां पर जो आपको समझनी है वो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये बनाई, तो आप बताइए हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर क्या होता है कि एंड्स को लिखते हैं। जैसे मैं इस शुगर के बारे में लिखूं 1 2 3 4 और 5th, 5 कार्बन की शुगर थी ना। तो ध्यान दीजिए आप, ये फर्स्ट नंबर वाला जो न्यूक्लियोटाइड जो ऊपर ऊपर मैंने बनाया, इसका 5वां कार्बन जो है उस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे कोई न्यूक्लियोटाइड इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये जो एंड है ना, हम इसको 5th डैश के नाम से दे देंगे, यहां 5 प्राइम या 5th डैश लिख देंगे। लेकिन अगर इधर वाले एंड को देखोगे तो इधर वाले एंड पे आप बताओगे 3rd कार्बन जो है ना, उसके साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कोई फॉस्फेट नहीं जुड़ रहा, तो इसको बोल देंगे हम 3 डैश। तो आपको बताना है कि डीएनए या आरएनए में 5th डैश और 3 डैश जो बोले जाते हैं, वो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर 5th कार्बन फ्री रहता है जिस एंड पर, उसे तो हम बताते हैं 5th डैश, और जिस एंड पर रहता है 3rd कार्बन फ्री, उसे बोलते हैं हम 3rd डैश या 3rd प्राइम। तो इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे। एक सिरा हाँ 5th और दूसरा 3rd। 5th किसको बोलेंगे? जहां पर हाँ शुगर का 5वां कार्बन फ्री है, और 3rd किसको बोलेंगे? जहां पर शुगर का 3rd कार्बन फ्री है। ये ध्यान रखना आप। अब आपको बताना है, यहां बताइए कि आरएनए जो होता है वो हम बताते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होने का मतलब क्या है बताइए? फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस। बोलो आरएनए कुछ ऐसा होता है, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब इस एंड पे बताओ क्या फ्री है? बोलो फॉस्फेट। तो ये एंड 5th एंड। इस एंड पे कौन फ्री है? शुगर। तो शुगर का कौन सा एंड? 3rd एंड। तो वही सेम टू सेम। तो बताइए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और इनके अंदर आपको बताना है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम है। यूं तो सिंगल स्ट्रैंडेड बोलने का मतलब है कि एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं और ऐसे फ्री। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड, तो सेकंड हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। हम बताएंगे कि जो डीएनए है वो हम बताते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है आपको बताना है, वही फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन। आपको बताना है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो ये अपने पास पूरी बन गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो ये पूरी बन गई। ऐसे ही आपको बताना है कि एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और आपको बनानी है, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, अब आप बताइए कि ये न्यूक्लियोटाइड की शुगर इस फॉस्फेट के साथ यूं जुड़ी, इस एंड को बोलो 5th एंड और यहां बोलो 3rd एंड। क्लियर है? अब इसकी तरफ आओ, शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ी, शुगर जो है वो उल्टा जोड़ दिया ना मैंने, जल्दबाजी खतरनाक होती है। ये इसके साथ जुड़ी। अब आप देखो इसके इस एंड पर फॉस्फेट फ्री है, तो ये एंड कौन सा एंड है? 5th एंड। और इस एंड पर कौन फ्री है? शुगर फ्री है, तो ये कौन सा एंड है? 3rd एंड।
अब आप बताइए इसको डबल स्टैंडर्ड बोलने का मतलब क्या हो गया? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब एक स्टैंड, क्या बोलोगे आप? वन स्ट्रैंड मींस वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इधर आप बताओ कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है, इधर था 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, तो यहां आपको बताना है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए में, इसका मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यहां पर प्रेजेंट है। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से फ्री नहीं होती, इनके बीच में आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड लगे रहते हैं। ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाए ना, ये आपको बताना है कि नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आप बताइए कि आरएनए जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेंगे क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन जो डीएनए होता है उसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे क्योंकि कैसा होता है, हम कहते हैं डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है और बीच में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ये डीएनए और आरएनए के बारे में एक बेसिक जानकारी है आपको। कल मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हालांकि बातें मैंने एनसीईआरटी की ही बोली हैं, कल मैं प्योरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कल मतलब नेक्स्ट क्लास से प्योरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी बातें पढ़ाऊंगा। कल हम डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जो कि वाटसन और क्रिक का मॉडल करके हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर। ध्यान रखिए कि नेक्स्ट क्लास जो अपनी आएगी उसमें मैं आपको साथ में लास्ट में वही 5 से 10 क्वेश्चंस का एक सबमिशन करवाऊंगा और सॉल्व करवाऊंगा उनको, ताकि आप लेक्चर के साथ ही लेक्चर में पढ़ाए गए टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।